वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल साइंस। आज हम लोग जानेंगे सेल यानी कि कोशिका के बारे में। सेल का बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो और जिस शाखा में हम सेल का अध्ययन करते हैं उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने मरी हुई सेल्स को माइक्रोस्कोप से देखा था, उसके बाद पता चला था। सर्वप्रथम जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल को एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने देखा था। उसके बाद दो वैज्ञानिक आए जिसका नाम है स्लाइडन और स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने ये बताया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए होते हैं। जैसे हमारा और आपका शरीर सेल से मिलकर बना होता है। इस सिद्धांत को जो है स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब हम जानेंगे सबसे छोटी सेल्स कौन सी होती हैं और सबसे बड़ी सेल्स कौन सी होती हैं। इसमें दो तरह की सेल्स आती हैं, एक ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे बड़ी और छोटी सेल्स और एक मानव में सबसे बड़ी और छोटी सेल्स। तो हम जानेंगे कि ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे छोटी सेल्स कौन सी होती हैं। तो ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे छोटी सेल्स होती हैं माइकोप्लाज्मा, ये यूनिसेलुलर होती हैं। और ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सेल्स कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। ये सबसे बड़ी सेल्स मानी जाती हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आपको हम मानव में सबसे बड़ी और छोटी सेल्स बताते हैं। मानव में सबसे छोटी सेल्स होती हैं मेल का स्पर्म। मेल का स्पर्म जो है मानव में सबसे छोटी सेल्स होती हैं, मेल का स्पर्म। और मानव में सबसे बड़ी सेल्स होती हैं फीमेल का ओवम यानी कि अंडाणु। मेल का स्पर्म सबसे छोटी सेल्स होती हैं और जो है फीमेल का अंडाणु ये सबसे बड़ी सेल्स होती हैं। और मानव में सबसे लंबी सेल्स कौन सी होती हैं, लेंथ जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा हो, तो मानव में सबसे लंबी सेल्स होती हैं न्यूरॉन सेल्स, ये मस्तिष्क में पाई जाती हैं। और कौन सी सेल्स होती हैं जिसमें विभाजन नहीं होता है यानी कि सेल डिवीजन नहीं होता है, तो वो भी न्यूरॉन सेल ही होती हैं, ये भी मस्तिष्क में जो है पाई जाती हैं। बेसिकली हम समझ लें कि सेल डिवीजन होता क्या है। मान लो आपको कहीं चोट लग गई तो उस स्थान की बहुत सारी सेल्स मर जाती हैं। अब उसकी क्षतिपूर्ति कैसे हो, तो उसके आसपास जो सेल्स होती हैं वो अपना विभाजन करती हैं और एक सेल से दो सेल बनाती हैं, मतलब एक मदर सेल एक डॉटर सेल्स बनाती है। और वो डॉटर सेल जो है उस स्थान पर चली जाती है जहाँ आपको चोट लगी है, जहाँ आपके जो हज़ारों सेल्स मर गए हैं। तो जो ये डिवीज़न जो होता है बेसिकली, तो ये इसीलिए होता है कि जो जहाँ पर जो सेल्स मर गई हैं उस स्थान की क्षतिपूर्ति हो जाए। तो सेल डिवीज़न जो है हमारे अंगों की क्षतिपूर्ति करने में जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर सेल डिवीज़न हो ही ना तो हमारा जो है जहाँ पर चोट लगा है तो वो स्थान जो है हमेशा वैसा ही रहेगा, ठीक होगा ही नहीं। इसलिए सेल डिवीज़न जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, कोशिका विभाजन जो है बहुत ज़रूरी है। अब हम जानेंगे सबसे तेज़ सेल डिवीज़न कहाँ होता है, यानी कि सबसे तेज़ जो है कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है, तो वो लीवर सेल्स में होता है। लीवर से अगर कभी इन्फेक्टेड हो जाता है, बाई चांस उसे काटना पड़ता है थोड़ा-सा, तो लीवर्स में इतनी तेज़ सेल डिवीज़न होती है कि वो तुरंत अपने आप से पूरा हो जाएगा। इतनी तेज़ सेल डिवीज़न वहाँ पर लीवर सेल में होती है। तो परीक्षा में कभी-कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे कम सेल डिवीज़न कहाँ पर होता है, तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं न्यूरॉन सेल्स। और सबसे तेज़ सेल डिवीज़न कहाँ पर होता है, तो वहाँ आप लगाएँगे लीवर सेल्स, क्योंकि लीवर सेल्स में सबसे तेज़ सेल डिवीज़न होता है। अब हम सेल की बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे आप ईंट को जोड़ते हैं तो एक दीवार का निर्माण होता है, दीवार बनती है। अब आप कई सारे दीवार को आपस में मिला देते हैं तो एक कमरे का निर्माण होता है। और कई सारे कमरे को अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से सजा देते हैं तो एक घर का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही हमारा शरीर है। शरीर की सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट होती है कोशिका। जब ये आपस में जुड़ती है तो टिश्यू का निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है। जैसे हाथ, पैर, नाक, कान ये सभी ऊतकों से मिलकर बने होते हैं और कई सारे ऊतक जब आपस में जुड़ते हैं तो एक अंग का निर्माण करते हैं। जैसे हाथ, पैर, नाक ये सब एक अंग हैं। तो कई सारे जब अंग आपस में जो हम जोड़ देते हैं या जुड़ जाते हैं तो एक फाइनली शरीर का यानी कि हमारी पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं कि सेल चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से चालू होता है। तो सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है पहले ये जान लें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कोशिका के बाहरी तरफ यानी कि चारों तरफ पाई जाने वाली एक संरचना होती है जिसके अंदर सभी कोशिकांग आराम से या सुरक्षित रहते हैं। कोशिका झिल्ली को आप ऐसे समझिए जैसे आप कभी बाजार में जाते हैं और कोई आपको 2-4 सामान लाना होता है तो एक झिल्ली में लाते हैं। क्यों झिल्ली में लाते हैं? कि अपने सामान की प्रोटेक्शन के लिए, कि हम जो सामान लाते हैं 2-4 वो सुरक्षित रहे। ऐसे ही आप सेल के बारे में भी समझिए कि कोशिका झिल्ली जो बाहर पाई जाती है कोशिका झिल्ली,
ये जो है इसमें जो उपस्थित कोशिकांग होते हैं जैसे राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, इनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं कि ये जो है सुरक्षित अंदर आराम से रह सकें। ये कोशिका झिल्ली पाई किस में जाती है? तो ये पादप में भी पाई जाती है यानी कि प्लांट सेल में भी पाई जाती है, और जंतु यानी कि एनिमल सेल में भी पाई जाती है। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। अब ये बेसिकली बनी किसकी होती है? तो ये प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन का जो है ये बना होता है, और कोशिका की जो है सभी अंग, कोशिका के सभी अंग इसी में रहते हैं। अब आपने ये मेंशन किया होगा कि जब कभी आप दुकान पे जाते हैं तो आपको कम सामान लाना होता है तो एक झिल्ली में दुकानदार आपको सामान दे देता है, लेकिन आपको उसमें ज़्यादा सामान अगर लाना है तो उसमें डबल झिल्ली लगा देता है। देखे है ना, उसमें डबल झिल्ली जो है लगा देता है। तो अब यहाँ कोशिका में जो है डबल झिल्ली का काम कौन करता है? तो कोशिका में डबल झिल्ली का काम करती है जो है कोशिका भित्ति, यानी इसे जो है इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। ये केवल पादप से कोशिकाओं में पाए जाते हैं, केवल और केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, क्योंकि प्लांट सेल काफ़ी बड़े सेल्स होते हैं। इसमें जो है वैक्यूल्स होते हैं, वो भी बड़े होते हैं। स्टोरेज के लिए जो है पानी या वाटर वगैरह स्टोरेज करने के लिए जो है प्लांट सेल को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये बड़े सेल्स होते हैं, इसीलिए इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। तो आपको इस बात को हमेशा याद रखना है कि कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन्स जो है पादप यानी कि प्लांट सेल और एनिमल यानी कि एनिमल सेल्स दोनों में पाई जाती हैं। पादप और जंतु कोशिकाओं में दोनों में पाई जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्त ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाती हैं, क्योंकि प्लांट के सेल्स बड़े होते हैं, उनको जो है ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। उसमें जो है फूड और पानी स्टोरेज की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सेल वॉल किस में पाई जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पादप और प्लांट सेल दोनों में पादप और जंतु सेल में दोनों में पाई जाती है, और कोशिका भित्त केवल पादप सेल में पाई जाती है, ये प्लांट सेल में पाई जाती है। अब ये कोशिका भित्त सेल वॉल बनी किसकी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। जैसे हम कपड़ा पहने हैं तो ये भी पेड़ से बनता है, कपास यानी कि रुई से बनता है, तो इसमें भी सेलुलोज होता है। आप कागज़ उठाते हैं तो कागज़ भी जो है पेड़ से बनता है, तो उसमें भी सेलुलोज पाया जाता है। तो एग्ज़ाम में जो है अगर पूछता है कभी जो कागज़, कपड़ा ये किसके इस जो है किसके बने होते हैं, तो वहाँ पर आप सेलुलोज मारिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं प्लांट सेल से ही बने होते हैं। सेल वॉल जो है सुरक्षा और आकार प्रदान करती है। ये सुरक्षा और आकार प्रदान करने का काम करती हैं। इसी के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है सेल वॉल ऐसे पाई जाती है। तो जो है सुरक्षा और आकार प्रदान करने का काम करती है, क्योंकि जंतु सेल्स जो होते हैं वो जो है काफ़ी छोटे होते हैं और उनको ज़रूरत भी इतनी नहीं होती है, तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही काम चल जाता है। लेकिन प्लांट सेल है तो वो काफ़ी बड़े होते हैं, उनको जो है हर चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए उसमें सलवाल पाई जाती है जो है एक सुरक्षा और आकार प्रदान करने के लिए इसमें सलवाल जो है पाई जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं इसके जो है कोशिकांग के बारे में, किस जो है सेल में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसे कोशिका की ऊर्जा गृह के रूप में भी जाना जाता है। ये जो है कोशिका के लिए एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। अभी एनर्जी का फॉर्मेशन करता कैसे है? तो जब हम श्वसन करते हैं, बेसिकली जब हम श्वसन करते हैं तो जो ऑक्सीजन ले जाते हैं उसको हीमोग्लोबिन उठा के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया एक इसके साथ जो है एक चक्र चलाता है, एक साइकिल चलाता है, एक चेन रिएक्शन करता है, जिसको क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, जिसे हम क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। जिससे 38 एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करती हैं, और ये ग्लूकोज हमें ही ऊर्जा के रूप में यानी कि एनर्जी के रूप में प्राप्त होती हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पर चलती है, क्रेब्स साइकिल कहाँ पर चलती है, तो वहाँ पर आप जो है माइटोकॉन्ड्रिया को ही लगाएंगे। और कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, यानी कि कोशिका की ऊर्जा गृह के रूप में कौन जो है कोशिकांग जो है जिम्मेदार है, एनर्जी कौन बनाता है कोशिका के लिए, तो वहाँ पर भी आप जो है माइटोकॉन्ड्रिया को ही लगाएंगे। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है, क्रिस्टी। अब हम समझते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसका काम होता है परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का। किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन? तो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, किसी चीज़ का भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। जैसे
जैसे हमारा शरीर सेल्स का बना होता है, तो जहाँ जहाँ सेल्स है वहाँ वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया और वहाँ वहाँ ऊर्जा बन रहा है। लेकिन अगर कोई धावक है तो उसको पैर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अगर कोई बैडमिंटन का खिलाड़ी है तो हाथ में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, लेकिन बन तो हर जगह रहा है। अब ये तो बहुत अनबैलेंस हो गया। अब कोई तो ऐसा होना चाहिए जो हर जगह की ऊर्जा को लेकर आए और जिसे ज़्यादा ज़रूरत हो उसे दे। तो वही काम करता है गालजी बॉडी। जैसे अभी हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है हमारी जीभ को, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये भी हर जगह से ऊर्जा लेकर आएगा और हमारे जीभ को देगा। यही कारण है कि आप जब भी थकते हैं तो आपका पूरा शरीर थकता है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप कमर से थक गए हैं बाकी सब शरीर ठीक है। जब आप थकेंगे तो आपका पूरा शरीर थकेगा। तो ये गोल्जी बॉडी हमारे शरीर में एनर्जी या ऊर्जा का बैलेंस बनाए रखता है। अगर ये गोल्जी बॉडी ना होता तो हमारा कोई भी अंग एक लिमिट के हिसाब से काम करता और एक बार अगर डिस्चार्ज हो जाता तो हमेशा के लिए डिस्चार्ज हो जाता, फिर वो कभी चार्ज नहीं होता। गोल्जी बॉडी हमारे सेल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस चीज़ की जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो गोल्जी बॉडी ही ट्रांसपोर्टेशन करता है उसका। अब हम जानेंगे वैक्यूल्स यानी कि राजधानी के बारे में। वैक्यूल्स का मेन काम क्या होता है? तो इसका मेन काम होता है जल संग्रह, वाटर स्टोरेज। ये जो है वाटर स्टोरेज का काम करता है। हमारे शरीर में 65% जल होता है और ये सारा का सारा जल इसी कोशिका के अंदर वैक्यूल्स में भरा रहता है। अगर इसमें से 1% की कमी हो जाती है तो हमें प्यास लगती है। जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं वो बरसात के समय इसी वैक्यूल्स में, इसी सेल्स में अपने जो है वाटर को स्टोर करके रख लेते हैं। और अगर साल भर अगर वर्षा ना हो तो भी इसी वैक्यूल्स के जल से जो है अपना काम चलाते रहते हैं। तो वैक्यूल्स का मेन फंक्शन यही होता है कि जो है जल संग्रह, ये वाटर स्टोरेज का काम करता है। ये आप जो है साइड में देखिए वैक्यूल्स यहाँ पर है। ये वैक्यूल्स जो है ये वाटर स्टोरेज का बेसिकली काम करता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम जो है इसके और कोशिकांग के बारे में आपको बताते हैं। जानेंगे तारक काय के बारे में। इसको इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। इसकी खोज बॉबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका काम होता है कोशिका विभाजन। ये सेंट्रोसोम लीवर सेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए लीवर सेल में कोशिका विभाजन बहुत तेज होता है। और ये नहीं पाया जाता है ब्रेन के न्यूरॉन सेल में, इसलिए न्यूरॉन्स में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसलिए अगर कभी ब्रेन के अंदर आपको चोट लग गई तो फिर वो ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होता है। इसलिए आपको बोला जाता है कि हेलमेट लगाइए, क्योंकि पता है ब्रेन सेल में जो है सेल डिवीजन नहीं होता है। अगर ये सेंट्रोसोम ज़रूरत से ज़्यादा सेल डिवीजन कर दे तो उसी को कहते हैं कैंसर। कैंसर कोई बीमारी नहीं है। अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज़ नोन एज कैंसर। जो है कोशिका की विभाजन हो अनियंत्रित हो जाती है तो उसी को हम लोग कैंसर का नाम देते हैं। अब आप एक बात बताइए कि जो है मस्तिष्क में जो है न्यूरॉन सेल्स पाई जाती हैं, वहाँ पर जो है सेल डिवीजन होता भी नहीं है, फिर भी ब्रेन कैंसर हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर क्यों? अब हम आपको बताते हैं कि वहाँ पर जो है ब्रेन कैंसर क्यों होता है, ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है। तो जो ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल्स हैं उसमें 80% होता है न्यूरॉन सेल्स और 10% होता है वहाँ पर ग्लियल सेल्स और 10% में अदर सेल्स होती हैं। और जो 10% ग्लियल सेल्स होता है उसमें ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। और यही 10% ग्लियल सेल में प्रेजेंट ये सेंट्रोसोम अनलिमिटेड सेल डिवीजन कर देता है और पूरे जो है ब्रेन को लेकर चला जाता है। आई होप आप लोग सेंट्रोसोम के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्यी जालिका के बारे में। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आंतरिक कंकाल एंडोस्केलेटन का काम करता है कि जो सेल्स है अपनी वास्तविक स्थिति में बने रहें। और ये आंतरिक सहायता का भी काम करता है कि जो है अंदर के जो सभी कोशिकांग हैं वो जो सुरक्षित रहें। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक स्मूथ ईआर, ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक रफ ईआर होती है, मतलब एक स्मूथ ईआर होता है और एक रफ ईआर होता है। स्मूथ ईआर जो है वसा यानी कि चर्बी का निर्माण करता है, जो चिकना तैलीय पदार्थ होता है वसा का निर्माण करता है। और रफ ईआर जो है ये प्रोटीन बनाता है। रफ ईआर जो है ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। जैसे ये मान लो ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसका आधा हिस्सा जो है इधर वाला हिस्सा ये जिसमें एक दाने सदृश एक संरचना पाई जाती है इस तरह से। तो जो ये साइड वाला है जिसमें दाने सदृश संरचना पाई जाती है इसको हम रफ ईआर बोलते हैं। और इधर जो प्लेन वाला भाग है इसको हम स्मूथ ईआर कहते हैं। ये जो प्लेन वाला भाग है ये जो है वसा का निर्माण करता है, चर्बी का निर्माण करता है। और जो खुरदुरा है यानी कि जो रफ है जिसमें दानेदार संरचना पाई जाती है
वो जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। ये दानेदार जो है संरचना जो पाई जाती है बेसिकली होती क्या है, ये जो है राइबोसोम इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे जो है जिसे जो है प्रोटीन फैक्ट्री का कहा जाता है। जो प्रोटीन बनाते हैं हमारे शरीर में वही प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए जो है ये खुरदुरा का जो होता है। आई होप आप लोग तारककाय, सेंट्रोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों समझ गए होंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम आगे आपको जो है इसके बारे में बताते हैं। अब हम लोग समझते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम की खोज पाइलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रफ वाले साइड पे पाया जाता है। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला चीज़, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें जो है दानेदार सदृश जो संरचना दिख रही है यही बेसिकली होता है राइबोसोम। ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अनुसार राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट राइबोसोम का आकार बताता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अनुसार हम आकार में बड़े चीज़ को जो है बड़ा नहीं मान लेते हैं, बल्कि इसमें एक साथ जो है दो चीज़ों को एक द्रव में गिराया जाता है और जो पहले गिरा उसे हम मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कि वो जो है बड़ा है। तो अब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अनुसार राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक 70S, इसमें यस जो है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को दर्शाता है। 70S जो होता है ये आकार में छोटा होता है और ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। और एक होता है 80S, ये जो है आकार में बड़ा होता है और ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। इस 70S और 80S को आप जो है बहुत ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये 70S 80S में जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि 80S कहाँ पाया जाता है, 80S बड़ा होता है कि 70S बड़ा होता है, और जो है वो यहाँ पर जो है बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अब हम लोग समझते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसे जो है ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि जो है सेल का ब्रेन जो है न्यूक्लियस को ही माना जाता है। यही जो है जो सेल को जो है पूरे सेल को जो है यही जो है न्यूक्लियस जो है कंट्रोल करता है कि किसको कौन सा काम करना है। जैसे सेंट्रोसोम को विभाजन करना है, ये कौन बताता है? ये जो इसमें प्रेजेंट जो है ये लाल कलर का जो है ये जो है न्यूक्लियस ही बताता है कि सेंट्रोसोम को विभाजन करना है, राइबोसोम को जो है प्रोटीन बनाना है, गाल्जी बॉडी को जो है परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन करना है, वैक्यूल्स को जो है पानी संग्रह करना है जो है। तो ये सब कौन बताता है? ये सब जो है न्यूक्लियस बताता है कि जो है सेल्स में सभी ऑर्गन्स को जो है क्या क्या करना है। इसीलिए इसे कोशिका का ब्रेन माना जाता है। ये जो है सेल में हर चीज़ को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे कंट्रोलर भी कहा जाता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है डीएनए, आरएनए। ये एक अलग चैप्टर हो जाता है, इसको हम सेकेंड पार्ट में आपको बताएंगे डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम के बारे में। इसमें 80% होता है प्रोटीन, 10% होता है डीएनए। जब हम आपको सेंट्रोसोम पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो है मस्तिष्क में जो है 80% न्यूरॉन सेल्स, 10% ग्लियल सेल और 10% अदर सेल्स पाई जाती हैं। तो उसमें थोड़ा आप सुधार कर लीजिएगा। जो है मस्तिष्क में सिर्फ 90% न्यूरॉन सेल्स और 10% ग्लियल सेल्स पाई जाती हैं, इसके अलावा वहाँ पर कोई सेल्स नहीं पाई जाती हैं। तो इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, थोड़ा वहाँ पर हमसे जो है मिस्टेक हो गया था। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसके जो है और कोशिकाओं के बारे में आपको बताते हैं। लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम का खोज जो है डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। ये जल अपघटक एंजाइम अगर किसी भी कोशिकांग पर पड़ जाए तो उसे जलाकर ख़त्म कर देगा, तुरंत जो है उसे पचा डालेगा। ये एक तरह से कोशिका के अंदर सफाई का काम भी करता है। जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम नहीं कर रहा है तो लाइसोसोम उसके पास जाएगा, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसको पकड़ के जो है अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसके अंदर छोड़ देगा और वो तुरंत वहीं पर गल जाएगा। कोई भी कोशिकांग अगर सही ढंग से या प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो लाइसोसोम उसके पास जाएगा और अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उस पर छिड़क कर उसे तुरंत पचा देगा। और ये एक तरह से ज़रूरी भी है कोशिका के अंदर। मान लो कोई कोशिकांग जो है काम नहीं कर रहा है और उसमें सड़ रहा है तो ये जो है कोशिका के लिए एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए जो है लाइसोसोम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कोशिका के जो है अंदर जो है सभी ऑर्गन्स की जो है जो सड़ गए हैं उसके जो है साफ़ सफाई में जो है लाइसोसोम का बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर कभी भी कोशिकांग के जो है कोशिका के अंदर जो है सभी अंग अपना जो है अपना अपना काम करना बंद कर दे, जैसे जो है सेंट्रोसोम ये जो है विभाजन करना बंद कर दे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन और वसा बनाना बंद कर दे, राइबोसोम जो है ये प्रोटीन बनाना बंद कर दे,
और जो गोल्जी बॉडी है ये परिवहन करना बंद कर दे तो ये जो है लाइसोसोम जो है अपने आप को फाड़ देता है और पूरे जो है कोशिका के अंदर ये पूरे कोशिका के अंदर जो है अपना जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है बिखेर देता है और जो है पूरी की पूरी जो है कोशिका नष्ट हो जाती है। इसीलिए जो है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, सुसाइड बैग। तो जो है कभी-कभी जो है परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग जो है किसे कहा जाता है? तो आप वहाँ पर लगाएँगे लाइसोसोम, क्योंकि ये अपनी ही कोशिका के सभी कोशिकाओं को कभी-कभी जो है मार देता है। इसलिए इसे सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब जैसे आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और इसका जो जीवन काल होता है वो 120 डेज़ होता है। तो जब इसकी जब जीवन आयु समाप्त होती है तो ये स्प्लीन में चला जाता है और वहाँ पर जो है डेड हो जाता है पूरी की पूरी तरह। इसलिए जो है प्लीहा को जो है आरबीसी का कब्र माना जाता है। तो परीक्षा में कभी-कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो है आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? तो वहाँ पर आप लगाएँगे स्प्लीन यानी तिल्ली, या जिसे हिंदी में जो है प्लीहा और तिल्ली कहते हैं, इंग्लिश में जो है स्प्लीन कहा जाता है। तो आई होप आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि लाइसोसोम जो है क्या काम करता है और आरबीसी में जो है लाइसोसोम नहीं होता है और ये जो है तिल्ली में जाकर मरता है। तो आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम जो है आगे आपको बताते हैं। ये जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के बारे में। ये जो है कलरलेस होता है और इसमें 80% जो है वाटर होता है। अभी जीव द्रव्य क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। मान लो आप कहीं बाज़ार गए, वहाँ से आपको एक बैग में कोई सामान लाना है, मान लो काँच का सामान है और आपको उसे लाना है और दौड़ते हुए आना है। तो जो आप दौड़ेंगे तो उसमें जो है काँच का जो सामान है वो आपका फूट जाएगा। इसलिए आप जो है उसमें कुछ ना कुछ और भरेंगे जिससे जो है वो हिले-डुले ना और जो है सुरक्षित आप जो है उसे ला सकें। तो इसलिए जो है जीव द्रव्य जो है जो उसमें कोशिकांग पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी जो है वो मूवमेंट ना करे, जो है आपस में जो ये जो है कोशिकांग जो इसमें पाए जाते हैं ये जो है आपस में मूवमेंट ना करें, इसलिए इसमें एक जो है जीव द्रव्य भरा रहता है और सभी कोशिकांग जो है इसी जीव द्रव्य में जो है धँसे रहते हैं और जो है मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, नहीं तो आपस में लड़-भड़ के ही मर जाते हैं। अब इसे जीव द्रव्य कहा क्यों जाता है? क्योंकि ये जीवन की भौतिक इकाई है। इसलिए जो है जीव द्रव्य को रहना यानी कि प्रोटोप्लाज्म का रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें 80% वाटर होता है। अगर इसमें 1% वाटर की कमी हो गई तो हमें प्यास लगती है। अगर 10% वाटर की कमी हो जाए तो इंसान जो है मर जाता है। जीव द्रव्य है जो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और एक केंद्रिका द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य वो है जो कोशिका में जो पाया जाने वाला जो द्रव होता है उसे हम जो है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। जिससे ये वाला द्रव्य जो है कोशिका में जो है पूरे कोशिका में जो भरा हुआ है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और एक होता है केंद्रिका द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ होता है। ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस के अंदर जो कि द्रव होता है इसे हम लोग जो है न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये वाला द्रव्य जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और जो पूरे कोशिका के अंदर होता है उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला साइटोप्लाज्म और केंद्रिका के अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियोप्लाज्म जब इसको हम आपस में जोड़ देते हैं तो उसे ही कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। साइड में जो है लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को जोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो है साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है और प्रोटोप्लाज्म क्या है। जो कोशिका के अंदर पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो उसे ही कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसी के साथ कोशिका का जो मेन चैप्टर यहाँ से समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।